ठीक है सर, एक्सचेंज रेट हमारा अगला टॉपिक है और इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने समझनी है ऑब्वियसली डेफिनेशन कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। जी सर, एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर, एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी में क्या है? पीकेआर में सऊदी रियाल की क्या वैल्यू है? सऊदी रियाल में डॉलर की क्या वैल्यू है? डॉलर में इन टर्म्स ऑफ डॉलर पाउंड की क्या वैल्यू है? ये हमारे पास एक्सचेंज रेट होता है। एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में। अच्छा, एक्सचेंज रेट के बारे में सर मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान और यूएसडी ले लेते हैं, पीकेआर और यूएसडी। तो ये हमारे पास आ गया पीकेआर, होल्ड करें। पीकेआर और यहाँ पे हमारे पास आ गया यूएसडी। ठीक है। अच्छा, करेंसी में हमारी दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं एक्सचेंज रेट में। एक तो ये हो सकता है कि एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी एज कंपेयर टू द अदर वन। मिसाल के तौर पे पीकेआर 200 का था, एक यूएसडी के बराबर। ठीक है जी। और पीकेआर हो जाए 250 का, एक यूएसडी के बराबर। तो किस करेंसी की वैल्यू बढ़ी है? हाँ जी। जी, तो इसमें हम ये कहेंगे कि यूएसडी जो है ये एप्रिशिएट हुआ है और पीकेआर जो है ये डेप्रिशिएट हुआ है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर ये बाय नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ मार्केट के खुद ही से किसी एक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए और दूसरी की कम हो जाए तो ये एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कहलाता है। अगर बाय डिज़ाइन आप ये करें कि एक करेंसी की वैल्यू बढ़ाएं और दूसरी करेंसी की कम करें, तो तब जिस करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि उसको हमने डीवैल्यू किया, और जिस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि इसको हमने रीवैल्यू किया। तो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन एक ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है, दोनों केस में एक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होती है, फ़र्क इतना है कि रीवैल्यूएशन बाय डिज़ाइन होती है और एप्रिसिएशन बाय सर्कमस्टांसेस होती है। नहीं समझ आई? डॉलर 200 रुपए का था, आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया कि डॉलर 250 रुपए का हो गया, तो हमने पाकिस्तान की करेंसी को डीवैल्यू किया। अगर डॉलर खुद से मार्केट में जो ट्रेड्स हो रही थी उसकी वजह से खुद ही से उसकी वैल्यू जो है वो 250 रुपए के बराबर होगी तो डेप्रिशिएट होगा। अगर गवर्नमेंट यूएसडी की अमेरिका की गवर्नमेंट जो है यूएसए की वो बढ़ा के डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करे कि डॉलर जो है वो 200 से 250 रुपए का हो जाए, तो वो रीवैल्यू कर रहे हैं, डॉलर की कीमत को बढ़ा रहे हैं। और अगर बाय नेचर ऑफ मार्केट ऑपरेशन वो खुद ही से हो जाए तो वो हम कहेंगे कि यूएसडी जो है ये एप्रिशिएट की है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, अच्छा अगर हम 200 से 250 पे आ रहे हैं, या मिसाल के तौर पे हम ये हमारा सिनेरियो 1 और ये सिनेरियो 2 है, अगर हम सिनेरियो 1 से 2 पे आ रहे हैं तो हमारा ये रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और यूएस रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और यूएसडी एप्रिशिएट हो रहा है। अगर हमारा रुपी 250 से 200 पे चला जाए तो फिर जो है रुपी एप्रिशिएट हो रहा है और यूएसडी डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सर सवाल ये है कि किसी भी करेंसी की रिवैल्यूएशन का या डिवैल्यूएशन का, किसी करेंसी की एप्रिसिएशन का और डेप्रिसिएशन का किसको फ़ायदा नुकसान होता है? जी सर, आप मुझे इसका जवाब बताएँगे। पहली बात तो ये सर कि जो बंदा लोकल करेंसी में ख़रीद बेच रहा होगा उसको तो इससे कोई कंसर्न है ही नहीं।
मैं कोकोमो पाकिस्तान में भेज रहा था, पाकिस्तान में बनाता हूँ, पाकिस्तान में बेचता हूँ, तो पीकेआर में उसकी वैल्यू है, तो ना परचेज़र को कोई नुकसान होगा, ना सेलर को कोई होगा। अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बन रही है और पाकिस्तान में पीकेआर में ट्रेड हो रही है, तो डॉलर की वैल्यू चेंज होने से उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क उसको पड़ेगा जो इम्पोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, फ़र्क उसको पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो गया, इसके साथ हम लिख लेते हैं कि इम्पोर्ट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, जब आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी तो आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो चीप हो जाएंगी। ठीक है जी, इम्पोर्ट्स आपकी चीप हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएंगी क्योंकि अब ये महंगी हो गई हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, मिसाल के तौर पे आप कोई करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब ये है कि आपका रुपया जो है वो 250 से 200 पे जा रहा है, ठीक है, एक डॉलर के अगेंस्ट। तो अब जो चीज़ पहले आप 250 की मंगवाते थे वो आप अब 200 की मंगवा लेंगे, तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो गई हैं। और जो चीज़ पहले आप 250 की बेचते थे, अब उनको वो पहले उनको $1 में मिल जाती थी, अब उनको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे उसके, क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो गया है ना। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जो परचेजर थे उनके लिए एक्सपेंसिव हो गई हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा करेंसी एप्रिशिएट होने का कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अगली बात यह है कि अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर डॉलर की कोई चीज़ मंगवाते थे, पहले 200 की आती थी, अब 250 की आएगी, तो आपकी एक तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो फिर डिक्लाइन करेंगी, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीप हो जाएंगी, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाएंगी, बाहर वालों के लिए ये सस्ती हो गई हैं, वो अब ये चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है सर, तो करेंसी एप्रिशिएट होना किसी कंट्री के लिए फ़ायदे में है या डेप्रिशिएट होना? अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है तो करेंसी वो चाहेंगे कि एप्रिशिएटेड रहे ताकि सस्ती चीज़ें बाहर से खरीदते रहें। लेकिन हमने देखा था कि वो सस्ती चीज़ें तो आ जाएंगी, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपके करंट अकाउंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ जी, तो यही हुआ है। और अब करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे तो ठीक है, इंपोर्टेड आइटम्स आपके महंगे हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अब आप इंपोर्टेड आइटम्स कम खर्च करेंगे, और दूसरा उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके यहाँ पे जो चीज़ें बेचने वाले हैं उनको फ़ायदा हो गया है, इनकी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। तो आप तो चाहते हैं अपनी कंट्री में कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बूम करें, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, तो आपकी इंडस्ट्री और ज़्यादा लगे। आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ेगा आपका। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ हमें एक दफ़ा रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि एक तो होता है पॉलिटिकल रेटरिक, कि आप कहें जनाबे वाला कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। वैसे ये चीज़ पॉलिटिकल डोमेन में डिस्कस होनी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल कोई अल्लाह का वली किसी एक ज़माने में ले आया कि डॉलर इतने का हो गया, डॉलर उतने का हो गया। तो अब सारे लगे हुए हैं उसके पीछे। डॉलर महँगा होना जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए फ़ायदा है, और आपके मुल्क में बाहर आप एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा करें, आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, आप आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें महँगी होंगी तो आप छोड़ेंगे। एक तो ये था ना कि आप खुद ही से वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं जी, हमारा सॉरी ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, हम इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो छोड़ दें, लेकिन नहीं किया आपने। तो अब ऐसे कर लें कि इम्पोर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महँगी हो गई हैं तो उनको कर्टेल कर लें। अच्छा, एक तो हमारी बात ये हो गई। अगली बात जो जनाबे वाला आपने समझनी है वो ये है कि क्या हमेशा ऐसे होगा कि इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो आपकी करेंसी
डेप्रिशिएट होगी और उसके रिजल्ट में इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। क्या हमेशा ऐसा होगा? सवाल समझ आया? सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, तो अब होना ये चाहिए कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। यही होना चाहिए ना? तो क्या ऐसा हमेशा होगा या नहीं होगा? कब नहीं होगा ऐसा? ठीक है, और अगर वहां महंगाई ना हो? और सर ये डिपेंड करेगा पीईडी पे। ये जो गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं उनकी पीईडी पे। एक गुड है, वो मैं इंपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, हुए जा रहा है महंगा, हुए जा रहा है महंगा, किए जा रहे हैं, डिमांड प्राइस इन इलास्टिक है। करेंसी डेप्रिशिएट की है तो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो गई हैं, तो इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं तो आपको क्या कहता है जी कि आपकी इंपोर्ट्स, आपका लॉ तो ये कहता है कि इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। इसी इसी तरह दूसरी चीज जो है आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़नी चाहिए थी, तो आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी अगर इन इलास्टिक हो कि बेशक वो सस्ती हो जाए, बेशक वो महंगी हो जाए, तो फिर ये वाली चीज़ जो है ये बेमानी हो जाएगी। हाँ जी, फिर आपकी करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी महंगी होने से और करेंसी सस्ती होने से आपके इंपोर्ट बैलेंस पे, आपके ट्रेड बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये याद रखें कि जब आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है ना, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, तो दिस इज समथिंग दैट विल लीव टुवर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। ऐसे ही है कि करेंसी एप्रिसिएशन का रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा, और सर आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ये निकलेगा कि इससे आपके करंट अकाउंट में सरप्लस की तरफ आप मूव करेंगे। तो सर यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है या एक रूल है जिसको हम कहते हैं मार्शल लेनर कंडीशन। मार्शल लर्नर कंडीशन, आई होप आई एम स्पेलिंग इट राइट। अच्छा जी, मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहती है कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट होने से करंट अकाउंट में डेफिसिट और करेंसी डेप्रिशिएट होने से करंट अकाउंट में सरप्लस सिर्फ तब आएगा जब आपका पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मोर देन 1 हो। अगर आपका पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मोर देन 1 होगा, तभी आपकी करेंसी एप्रिसिएशन से करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा और करेंसी, हाँ जी, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। अगर ये मार्शल लेनर कंडीशन मीट नहीं होती, आपका पीईडी लेस देन 1 है, इन इलास्टिक है, तो फिर करेंसी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से करंट अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस नहीं आएगा। ठीक है सर? अच्छा,